गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ कि पिछले वीडियोस में जो हमने रिसोर्सेज की बात की है, जिनमें हमने मिनरल्स की बात की है विशेष रूप से, वो आपने उनके नोट्स बना लिए होंगे, मैप वर्क कर लिया होगा। आज हम बात करेंगे रिसोर्सेज में तीसरे चरण पर बढ़ते हुए एनर्जी रिसोर्सेज की। सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि एनर्जी रिसोर्सेज का क्या तात्पर्य है। एनर्जी का मतलब एनर्जिया ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है एट वर्क। एनर्जी इज द कैपेसिटी फॉर डूइंग यूजफुल वर्क। इसका मतलब वो शक्ति है, वो ताकत है, वो क्षमता है जिससे कोई कार्य किया जाता है। ये एक इंडस्ट्रियल ऑपरेशन के लिए एक प्राइमरी इनपुट है और अलग अलग सेक्टर्स में, चाहे वो कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में, हाउस होल्ड, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सब में ऊर्जा की आवश्यकता है। जैसे हमारे शरीर को चलाने के लिए, जैसे पृथ्वी को चलाने के लिए सौर ऊर्जा की ज़रूरत है, वैसे ही जितने भी एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए किसी न किसी एक फोर्स की ज़रूरत है। वही एनर्जी सोर्सेज कहलाते हैं। एनर्जी रिसोर्सेज जैसा कि आप जानते हैं, उन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं। कन्वेंशनल सोर्सेज, जिसका मतलब परंपरागत, जो इंडस्ट्रियल पीरियड से काम में आ रहे हैं, और पर इनके साथ एक जो नेगेटिव पॉइंट है, ये नॉन रिन्यूएबल, यानी कि ये नव्य नहीं है, ये अनव्य ऊर्जा संसाधन है। अनव्य का तात्पर्य ये नहीं है कि इनमें कोई पुनर्चक्रण नहीं हो रहा, लेकिन इनके पुनर्चक्रण की गति हमारे कंजम्पशन की रेट से, हमारे उपभोग की दर से बहुत कम है। इसीलिए इनकी स्कैसिटी यानी इनकी कमी जैसी समस्या से आज हम जूझ रहे हैं। इनमें मुख्य रूप से कोयला, तेल, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर फ्यूल्स इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा आता है नॉन कन्वेंशनल यानी गैर परंपरागत। जैसे जैसे हमने इन संसाधनों का दोहन अति में किया, वैसे वैसे कुछ नए ऑप्शंस की जरूरत पड़ने लगी, जो कि नव्य हो, जो कि अनवरत हमें ऊर्जा प्रदान करते रहें, और जो कि साइंटिफिक रिसर्च द्वारा बाद में जिनका डेवलपमेंट हुआ उन्हें कहा जाता है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, जिनके अंतर्गत सौर ऊर्जा, विंड एनर्जी यानी कि पवन ऊर्जा, वेव्स, टाइड्स, ये एनर्जी इसके अंतर्गत सम्मिलित की गई। भारत के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में मुख्य रूप से कोयला प्रमुख है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट और भारत में सबसे ज़्यादा मिलने वाला जीव आधारित फ्यूल है, और ये 55% कंट्री की, हमारे देश की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करता है। इसमें मुख्य रूप से इंडस्ट्रियल हेरिटेज, जो औद्योगिक जो कह सकते हैं हम धरोहर का विकास हुआ है, वो मुख्य रूप से कोयले पर ही हुआ है। कोयला ब्लैक ब्राउनिश सेडिमेंट्री रॉक्स के रूप में, अवसादी चट्टानों के रूप में, कार्बन और हाइड्रोकार्बन के हाई कंसंट्रेशन से बनता है, और इसको बनने में कई मिलियन साल लग जाते हैं, कई मिलियन वर्ष लग जाते हैं, ईयर्स लग जाते हैं। लेकिन हमारे कंजम्पशन की रेट इतनी ज़्यादा है कि इतने सालों के इस क्रिएशन को हम बहुत जल्दी कंज्यूम कर रहे हैं। टाइप ऑफ कोल में अगर देखा जाए तो सबसे बेहतरीन किस्म का एंथ्रेसाइट होता है, उसके बाद जिसमें लगभग 80 से 95% कार्बन कंटेंट होता है, और ये जम्मू कश्मीर में बहुत कम क्वांटिटी में भारत में मिलता है। बिटुमिनस द्वितीय प्रकार का, जिसमें 60 से 80% तक कार्बन कंटेंट है, जो कि झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मिलता है। तीसरे स्थान पर लिग्नाइट है, जिसमें 40 से 55% कार्बन कंटेंट है, और ये मुख्य रूप से वुडी मैटर, जिसमें कि कोयले में फॉर्मेशन में इसमें मॉइस्चर का कंटेंट ज़्यादा होता है, तमिलनाडु, राजस्थान, लखीमपुर में मिलता है। इसके अलावा पीट है, जिसमें 40% कार्बन कंटेंट है, जो कि फर्स्ट स्टेज, फॉर्मेशन के फर्स्ट स्टेज में, देखिए कोल का फॉर्मेशन वुड से होता है। जब वो लगातार धरातल के नीचे दबता चला जाता है तो प्रेशर की वजह से वुड कोल में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये प्रारंभिक स्थिति होती है पीट की, जो कि फर्स्ट स्टेज है। कोयले का अक्रेंस भारत में अगर बात करें जियोलॉजिकली, तो दो स्टेजेस में इसका फॉर्मेशन हुआ, गोंडवाना काल में और टर्शरी पीरियड में। गोंडवाना काल का जो है वो पुराना था ज़्यादा, लगभग 200 मिलियन ईयर्स इसकी एज है, इसीलिए इसमें हाई कार्बन कंटेंट है, और लेस मॉइस्चर है, और डेप्थ और कॉस्टली है, इसलिए ज़्यादा कॉस्टली है।
ये दामोदर वैली में झरिया, रानीगंज, बोकारो, गोदावरी, महानदी, सोन और वर्धा नदी घाटी में मिलता है। जबकि टर्शरी टाइप का कोल जो है वो 55 मिलियन ईयर्स पुराना है, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट मेघालय, असम, आंध्र प्रदेश और नागालैंड में मुख्य रूप से मिलता है। ये जो मैप है ये कोल फील्ड्स को, गोंडवाना कोल फील्ड्स को बताता है, जिसमें वेस्ट बंगाल में रानीगंज, बांकुड़ा, बिहार में झरिया, गिरिडीह, बोकारो, डाल्टनगंज, करणपुरा, रामगढ़, ओडिशा में तलचेर, रामपुर, हिंगरी, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में, आंध्र प्रदेश में सिंगरैनी, कमावरम, मध्य प्रदेश में उमरिया, सिंगरौली, कोरबा, चिरमिरी, सोहागपुर, बिश्रामपुर, मोहपानी, महाराष्ट्र में कोटा, चिकलिया, राजूर, बंदर और गुजरात में घुनकेरी में अपर गोंडवाना के अंतर्गत मिलता है। अगर भारत में रिवर वैलीज के संदर्भ में बात की जाए, क्योंकि रिवर वैलीज में किसी समय पर्याप्त मात्रा में वन थे जो कि लगातार दबते चले जाने के कारण, कार्बोनिफरस युग में लगातार इनमें दबने के कारण इनके लेटर एज में कोल का फॉर्मेशन हुआ। इनमें मुख्य रूप से तीनों नदी घाटी सम्मिलित हैं, जिसमें दामोदर वैली जो वेस्ट बंगाल और बिहार, जिससे जो प्रेजेंटली झारखंड है, इसके अलावा सोन महानदी जो कि छत्तीसगढ़ और ओडिशा में है, और वर्धा गोदावरी आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में। ये रीजनल मैप्स हैं जो कि इनकी लोकेशंस बताते हैं। झारखंड में मुख्य रूप से आप देख सकते हैं रानीगंज, झरिया, गिरिडीह, चंद्रपुर, बोकारो, रामगिरी, साउथ कर्णपुरा, ये जो पूरा बेल्ट है वो इसको बताता है। इसी तरह से जो महानदी कोल फील्ड्स हैं, महानदी के क्षेत्र में, वो छत्तीसगढ़ में सिंगरौली, पेंच घाटी, कोरबा, तलचेर, ओडिशा में महानदी के क्षेत्र में मुख्य रूप से विद्यमान है। इसी तरह महाराष्ट्र में कंपेटी कोलफील्ड्स वर्धा वैली में जो दिखाए गए हैं, मुख्य रूप से यवतमाल और सिंगरेली, सास्तो, तातापानी, ये इसके अंतर्गत मुख्य रूप से आते हैं। इनका आप ध्यान रखिएगा कि रीजनल मैप्स बनाने की कोशिश करिए कि रीजनल मैप्स बनने से वो आपको थर्ड ईयर के लेवल में और एमए के लेवल में स्वतः आपके आंसर में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। टर्शरी कोल फील्ड की अगर हम बात करें तो मिकिर, खासी, जयंतिया, गारो जो आसाम के क्षेत्र में, इसी प्रकार जम्मू कश्मीर, राजस्थान में पलाना में, चेन्नई, नेवेली, केरला, गुजरात उमरसर में कुछ मात्रा में, असम जो है वो मुख्य रूप से है, जिनमें यहाँ पर इस क्षेत्र में माकूम कोल फील्ड देखा जा सकता है, मुख्य रूप से टर्शरी और लेटर एज का है, इसलिए इसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा मिलता है। कार्बन कंटेंट कम मिलता है और जो मॉइस्चर कंटेंट है वो ज़्यादा मिलता है, इसीलिए ये उतना बेहतरीन किस्म का कोयला नहीं माना जाता। दूसरा हम बात करते हैं, जो दूसरा प्रमुख जो एनर्जी रिसोर्स है वो है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे ये फॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए इस पिक्चर में दिखाया गया है, जो छोटी मरीन प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो मर जाते हैं, वो ओशन फ्लोर में यानी कि समुद्र नितल में निचले भाग में कुछ समय बाद सिल्ट और यानी जो गाद है, अवसाद है और सैंड यानी रेत के नीचे लगातार दबते चले जाते हैं। कई मिलियन वर्ष बाद ये बहुत डीप में दबते चले जाते हैं और इनसे हीट और प्रेशर, इनॉर्मस हीट और प्रेशर की वजह से ये इनके जो रिमेन्स हैं यानी इनके जो अवशेष हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं ऑयल और नेचुरल गैस में। और बाद में कई वर्ष बाद जब इनका कह सकते हैं इनकी ड्रिलिंग होती है, तब यहाँ पर रॉक्स के बीच में जो रॉक्स हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, इनके बीच में मुख्य रूप से ऑयल और नेचुरल गैस डिपॉजिट्स तब इस ड्रिलिंग के दौरान पाए जाते हैं। भारत में अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो 1858 से 1947 के पीरियड में फर्स्ट ऑयल डिपॉजिट डिस्कवर 1889 में डिगबोई में हुआ असम में, और फर्स्ट वेल जो कंप्लीट हुआ 1890 में। असम ऑयल कंपनी 1899 में इस्टेब्लिश की गई, उसने ओवरसीज प्रोडक्शन शुरू किया। इंडिपेंडेंस के बाद 1947 से नई गवर्नमेंट ने नेचुरली कॉलोनियल एक्सपीरियंस जो था उससे इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की,
और डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कंजम्पशन के लिए पब्लिक सेक्टर, लार्ज सेक्टर सब जगह शुरू किया गया। और अक्टूबर 1959 में एक एक्ट पास हुआ पार्लियामेंट में जिसमें ONGC का फॉर्मेशन हुआ। ऑयल सेक्टर की अगर बात की जाए तो मुख्य रूप से बॉम्बे हाई जो है वो एक प्रमुख रिजर्व है, जो कि महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान ऑफशोर है ये। और आसाम जो है वो भारत के लगभग 25% जो नीड है उसे पूरा करता है। ऑयल गैस फ्यूल में, लुब्रिकेंट में यानी स्नेहक के रूप में, केमिकल्स में, डेली लाइफ में काम आता है। और बॉम्बे हाई एक प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। इसके अलावा अंडर डेवलप्ड पार्ट में, ऑफशोर में, बे ऑफ बंगाल, राजस्थान में भी कई क्षेत्र ऐसे जहाँ पर संभावनाएं बताई गई हैं। ये एक मैप है जो ऑयल फील्ड्स को बहुत अच्छे से बताता है। इसमें गुजरात में भी महसाना, कलोल, खंबात, अंकलेश्वर, अलियाबेट, ये बॉम्बे हाई का क्षेत्र जो कि बॉम्बे से दूर अरेबियन सी, गल्फ ऑफ खंबात के अंतर्गत ये क्षेत्र है। हालांकि पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं हो पाया, इसलिए इसके अलावा कुछ फील्ड्स जो हैं वो कृष्णा गोदावरी में गैस फील्ड्स हैं, ओडिशा कोस्ट में है। इसके अलावा ऑयल फील्ड्स में डिगबोई, नहरकटिया, यहाँ पर रिफाइनरीज भी हैं, हुगरी जन, शिवसागर, ये प्रमुख क्षेत्र हैं, बदरपुर, डिब्रूगढ़, रुद्रसागर, ये कुछ प्रमुख ऑयल फील्ड्स हैं जहाँ पर ऑयल मौजूद है, नेचुरल ऑयल मौजूद है। पेट्रोलियम रिफाइनिंग, देखिए जब ऑयल निकलता है तो क्रूड ऑयल के रूप में यानी कच्चे तेल के रूप में रॉक से निकलता है और रिफाइनरी तक ले जाकर इस रॉ मटेरियल को, इसे पेट्रोल और बहुत से बाय प्रोडक्ट्स इससे निकाले जाते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। ये इनको, इनके मॉलिक्यूल्स को, जो इसके क्रूड ऑयल के जो कण होते हैं उन्हें रीएडजस्ट करता है, रीशेप करता है, प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज करता है और एंड यूज़र जो लास्ट में यूज़र उसकी परफॉर्मेंस को बेहतरीन बनाने का और एनवायरमेंटल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम करने का प्रयास करता है। देखिए पेट्रोलियम रिफाइनरी और क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में फ़र्क है। क्रूड ऑयल प्रोडक्शन जहाँ हो रहा है वहाँ रिफाइनरी नहीं होती, वहाँ से इसे पाइपलाइन के ज़रिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है, पहुँचाया जाता है रिफाइनरीज तक। वहाँ पर इनका परिशोधन किया जाता है, इस क्रूड ऑयल का कंज्यूमेबल फॉर्म में इसे कन्वर्ट किया जाता है। ये देखिए प्रोसेस है। इसमें क्रूड ऑयल बॉयलर्स में डाला जाता है। इसके अलावा इसमें अलग अलग टेम्परेचर पर डिस्टिलेशन कॉलम बने हुए होते हैं जिसमें कोकर, क्रैकिंग यूनिट, हैवी गैस ऑयल, अलग अलग स्टेजेस पर, अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। इसमें हैवी गैस ऑयल लुब्रिकेटिंग ऑयल जो कि मशीनों में काम आता है, गैस ऑयल जो कि डीजल के रूप में, इसके बाद में क्रमशः कैरोसिन, गैसोलीन, नेफ्ता, गैस, कार्बन्स, इसके अलावा वैक्स जैसे बाय प्रोडक्ट्स भी, ग्रीस जैसे बाय प्रोडक्ट्स भी इस पूरे प्रोसेस के दौरान हासिल किए जाते हैं। तो क्रूड ऑयल अकेला पेट्रोलियम ना देकर के बहुत से बाय प्रोडक्ट्स देता है जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो नेचुरली इनसे एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलती है, प्लेंटीफुल, बहुत ज़्यादा एनर्जी इसमें समाहित है और इनका इनका निकालना जो है वो कंपैरेटिवली इजी है। टेक्नोलॉजिकल डिमांड जो है वो कम है इसकी, इसमें लेबर स्किल्स भी बहुत कम चाहिए, इकोनॉमिक कॉस्ट भी इनकी कंपैरेटिवली लो है, इजी टू हैंडल है, ट्रांसपोर्ट भी इजी है और रिफाइनिंग भी कम चाहिए होती है। लेकिन इनके डिसएडवांटेजेस, इनमें बहुत इम्प्योरिटीज़ हैं और एयर जब इन्हें जलाया जाता है, सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो एनवायरमेंटल थ्रेट है। यानी इससे इकोलॉजिकल जो कह सकते हैं हम, जो नुकसान होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। मरकरी, लेड, आर्सेनिक कोल में मिलते हैं और इनके द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड और एयर पोल्यूटेंट्स एटमॉस्फेयर में पहुंचते हैं। ऐश जो धुआं है वो बाहर निकलता है। इसके अलावा लगातार इनकी वजह से क्लाइमेटिक चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के अलावा इनके लगातार कंजम्पशन से ये लगातार डिग्रेड हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं और ऐसा ना हो कि भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए ये बिल्कुल पूरी तरह समाप्त हो जाए। इसीलिए ज़रूरत इस बात की है कि धीरे धीरे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पर स्विच किया जाए। भारत जैसे ऑपुलेंट कंट्री के लिए तो इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा, आज की हम कह सकते हैं इको फ्रेंडली नीड है। थैंक यू एंड टेक केयर।